गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने निर्वाचन आयोग की भूमिका को समझने का प्रयास किया था। आज हम देखेंगे कि भारत में चुनाव पद्धति जो है उसकी क्या विशेषताएं हैं। हम सभी जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए चुनावों की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसी महत्व को स्वीकार करते हुए भारतीय संविधान का जो भाग 15 है, आर्टिकल 324 टू 329 जो है वो निर्वाचन से संबंधित है। और अगर हम भारत में निर्वाचन पद्धति की विशेषताएं देखें तो वह इस प्रकार है। सबसे पहला है कि भारतीय संविधान जो है उसमें वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। 1989 में 61वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर वयस्कता की सीमा जो है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। और अब भारत में अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, गणतंत्र, चीन आदि जो हैं उन देशों की भांति 18 वर्ष की आयु के जो हो चुके हैं कंप्लीट, उन व्यक्तियों को ही मताधिकार, वोटिंग राइट जो है वो प्राप्त है। सेकंड विशेषता अगर हम चुनाव पद्धति की देखें तो यह है आरक्षित स्थानों सहित संयुक्त निर्वाचन की पद्धति। ब्रिटिश शासन जो था उसमें भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की पद्धति अपनाई गई, जिसके अंतर्गत मुसलमान, ईसाई, सिख, एंग्लो इंडियंस जो हैं उनको अलग से सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त था। इस सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व ने जो है विभिन्न जो संप्रदाय हैं उनको एक दूसरे का विरोधी बना दिया गया। अतः जब हमारा नया संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को समाप्त कर संयुक्त निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया। इसके साथ ही जो SC ST यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं उनको विशेष स्थिति स्वीकार करते हुए उनके लिए लोकसभा और राज्यसभा में स्थानों का आरक्षण किया गया। मूल संविधान में 1960 तक ही आरक्षण की व्यवस्था थी, लेकिन इस अवधि में संवैधानिक संशोधन का आधार पर बढ़ाया गया है। और अगर हम 1995 जो अमेंडमेंट देखें तो उसके अनुसार 25 जनवरी 2020 तक ये आरक्षण की व्यवस्था जो है वो कर दी गई है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित हैं और इन आरक्षित स्थानों पर इसी जाति के जो है संबद्ध जाति के जो व्यक्ति हैं वही उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन उनको चुनने का काम जो है वो वहाँ के जो सभी मतदाताओं द्वारा किया जाता है। तीसरी विशेषता जो है वो है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। भारत में व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के स्थान पर प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अपनाया गया है, यानी किसी एक क्षेत्र विशेष के सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि का निर्वाचन करते हैं। गुप्त मतदान जो है वो है भारत में लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और स्थानीय संस्थाएं सभी के चुनाव के लिए गुप्त मतदान की पद्धति को अपनाया गया है। और प्रत्यक्ष निर्वाचन और अप्रत्यक्ष निर्वाचन, भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्वाचन दोनों पद्धतियों को अपनाया गया है। लोकसभा और विधानसभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति, लेकिन राज्यसभा, विधान परिषद और राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया है। इसमें सबसे जो मेन जो रोल जो इंस्टीट्यूशन देती हैं वो है लोकसभा और विधानसभा। इसलिए कहा जा सकता है कि प्रमुख रूप से प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को ही अपनाया गया है। एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है। प्रथम और द्वितीय आम चुनाव में लोकसभा और विधानसभा अधिकांश निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य थे, कुछ निर्वाचन क्षेत्र द्विसदस्यीय थे, लेकिन 19 जनवरी 1961 में द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र उन्मूलन विधेयक पारित किया गया और तृतीय आम चुनाव के से भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यीय ही हैं, यानी सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होने के कारण मतदाता और उसके प्रतिनिधि में सीधे संबंध जो हैं वो स्थापित हो जाते हैं। साधारण बहुमत की पद्धति और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति, भारत में जो है जो डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशन है उसके चुनावों के लिए दोनों ही पद्धतियों को अपनाया गया है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों की साधारण बहुमत के आधार पर होता है, लेकिन राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव जो है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के आधार पर होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है और इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था को स्वरूप निर्धारित करने वाले जो सारे चुनाव जो हैं वो साधारण बहुमत पद्धति के आधार पर ही होते हैं। अगर हम भारत में चुनाव पद्धति के गुण देखें तो भारत में अभी
तक जो है जो जितने भी आम चुनाव हुए हैं उनमें केंद्र में 7 से अधिक बार जो है वो सत्ता में परिवर्तन हो चुका है। मतपेटी के आधार पर सत्ता परिवर्तन जो है वो स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव का परिचायक है, जहाँ पे एशिया अफ्रीका के जो कुछ देशों के संबंध में कहा जाता है कि मतपत्रों में बड़े पैमाने पर हेराफेरी होती है, लेकिन भारत में जो है अगर एक बार वोट डाल दिया गया तो उसमें हेराफेरी की संभावना जो है वो बहुत कम होती है। तो भारत की जो चुनाव पद्धति है उसका सबसे बड़ा यही गुण है कि यहाँ पे मतपत्रों में जो हेराफेरी नहीं होती है, और इसी के कारण चुनाव पद्धति में बहुत सारे दोष होने के कारण भी हम इसे श्रेष्ठ चुनाव व्यवस्था कह सकते हैं। अब अगर हम निर्वाचन पद्धति जो हमारा इलेक्टोरल सिस्टम है उसके दोष या देखने की कोशिश करें तो अगर हम दोष देखें तो सबसे पहला जो है कि जो राजनीतिक दल जो है उनको प्राप्त जन समर्थन और स्थानों के अनुपात में गंभीर अंतर है। भारत में जो है साधारण बहुमत निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से वही निर्वाचित होता है जिसको अधिक मत मिले हों, चाहे विरोधी और पराजित विलोक मतों का योग उससे प्राप्त मतों से कितना ही योग हो। इससे क्या होता है कि उस दल को सरकार बनाने का अवसर मिल जाता है जिसको देश में बहुमत प्राप्त ना हो। तो राजनीतिक दलों को जन समर्थन जो प्राप्त है और उनको जो स्थान प्राप्त हो रहा है उसमें गंभीर अंतर जो है वो देखने को मिलता है। दूसरा है चुनावों में धन की जो है वो भूमिका बढ़ती जा रही है। हमारे जो कानून निर्माता थे वो ये जानते थे कि चुनाव में जो है धन की भूमिका आएगी, तो उन्होंने उसको उम्मीदवार द्वारा जो व्यय की गई है उसको सीमा को निश्चित कर दिया गया है। और इस प्रकार से कई कानून हमारे सामने आए हैं जिसमें जो चुनावों में जो व्यय है उसको नियंत्रित करने के लिए जो है विभिन्न जो कानून हैं उनका निर्माण किया गया है। राजनीतिक दल जो है उनके आय व्यय की विधिवत जांच होती है। प्रत्येक वर्ष जो है मुख्य चुनाव आयोग द्वारा निश्चित किया गया ऑडिटर जो है वो इसके पूरे मद की जानकारी लेता है, और राजनीतिक दल द्वारा इस संबंध में यदि कोई अनियमितता या लापरवाही बरती जाती है तो चुनाव आयोग इस पर कड़ा दृष्टिकोण अपनाता है। चुनाव जो खर्च है या पूर्णतः जो भी चुनाव खर्च पूर्णतः आंशिक रूप से राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना, यानी ये सुझाव दिया जाता है कि यदि हमें धन की भूमिका को कम करना है तो जो चुनाव का खर्च जो है वो या आंशिक रूप से राज्य के द्वारा जो है स्वीकार किया जाना चाहिए। अगर हम भारत में चुनाव पद्धति में दोष देखें तो सब एक है कि चुनाव में जो मसल पावर, बाहुबल, हिंसा का प्रयोग, मतदान केंद्रों पर कब्जा, जाली मतदान, ये आदि जो है वो बहुत बड़ा गंभीर दोष है। चुनाव में सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे जो है बाहुबल यानी हिंसा का प्रयोग होता है, जाली मतदान यानी फर्जी वोटिंग होती है। तो ये सब जो है ये भारतीय चुनाव पद्धति का बहुत बड़ा दोष है। नेक्स्ट जो दोष है वो ये है कि चुनाव में अपराधी तत्व जो है उनकी उम्मीदवारी और उसके कारण राजनीति का अपराधीकरण। जो भारतीय चुनाव व्यवस्था जो है भारतीय राजनीति में उसमें सबसे गंभीर दोष ये है कि जो संसद और राज्य विधानसभा में अपराधी तत्व जो है उनका प्रवेश है, और अपराधी तत्वों की जो अपराधी प्रकृति के जो व्यक्ति हैं उनका राजनीति में प्रवेश समय दर समय बढ़ता जा रहा है। इसको रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर चुनाव आयोग ने व्यवस्था की कि सभी चुनाव में सभी उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र भरते हुए अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि, संपत्ति, वित्तीय दायित्व और शैक्षणिक योग्यता की जानकारी शपथ पत्र पे देना जो है वो अनिवार्य है। निर्दलीय उम्मीदवारों की बहुत बड़ी संख्या। चुनाव में कठिन समस्या निर्दलीय उम्मीदवारों की है संख्या। ये बड़ी संख्या जो है वो चुनाव व्यवस्था में कठिनाई पैदा करती है और समस्त राजनीतिक या चुनाव दृश्य को ही धुंधला कर देती है। कई बार क्या होता है, निर्दलीय चुनाव सिर्फ चुनाव का मखौल उड़ाने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए चुनाव में खड़े हो जाते हैं, जिसकी जो खामियाजा है वो आम जनता को भुगतना पड़ता है। जो भी चुनाव याचिकाएं दी जाती है उनमें बहुत खर्च होता है और उनका विवादों का निपटारा भी शीघ्रता से नहीं होता, और जब तक ये याचिका का निर्णय होता है तब तक लोकसभा और राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो भी समाप्त हो चुका होता है।
जो वोटिंग लिस्ट होती है उसमें भारी गड़बड़ियाँ पाई जाती है। काफ़ी संख्या तक मतदाता जो लंबे समय पर एक ही स्थान रहते हैं उनका भी मतदाता सूची में से नाम गायब है। जो नए ऐड होते हैं उनका भी ऐड नहीं हो पाता। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं। अत्यधिक लंबा चुनाव कार्यक्रम और प्रक्रिया। चुनाव से संबंधित जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबी है, खर्चीली है और इसके कारण क्या होता है कि जो भी चुनाव जो धांधलियाँ और जो भी होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है और इसके कारण ये बहुत ज़्यादा खर्चीली भी हो जाती है। अब हम देखेंगे कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि चुनाव सुधार के लिए चुनाव आयोग ने क्या क्या सिफारिशें की है। थैंक यू सो मच।